आज के टाइम पे जो सिनेरियोस चल रहे हैं ना, करंट सिनेरियोस, तो जितनी आप रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, सोचते हो, समझते हो, तो आपको ये रियलाइज होता है कि करंटली वर्ल्ड वॉर 3 के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और पास्ट को भी अगर आप उसको कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें ऐसे ही हुई थी। होता क्या ना कि एक तो लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे हिटलर आया था, एक पागल सा आदमी, और उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो पागल था, इस वजह से उसको हराने के लिए पूरी दुनिया एक साथ हो गई और सिर्फ सारी दुनिया जो है वो हिटलर के अगेंस्ट लड़ रही थी और ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और हिटलर हार गया जो विलन था और सारा कुछ खेल खत्म हो गया, बढ़िया हो गया सब कुछ। ये बहुत दूर है सच्चाई से। पहली चीज़ तो ये है कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में कोई हीरो नहीं था, कोई विलन नहीं था। बस जो हार जाते हैं वो विलन बन जाते हैं, जो जीत जाते हैं वो हीरो बन जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि एक एलाइज थे, एक एक्सिस थे, ठीक है। एलाइज की साइड थे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्टर्न कंट्रीज, और इधर जो दूसरी वाली साइड थे वो थे जर्मनी, जापान, इटली, ये सारे कंट्रीज थे। और इधर एलाइज के साइड में मतलब यूएसए के साथ में सोवियत यूनियन भी था। बाद में भले ही सोवियत यूनियन और यूएसए जो है वो काफी एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, तो लोगों को लगता है कि ऐसे करके लड़ाई हुई थी, पर ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई हीरो नहीं था, कोई विलन नहीं था। वॉर जो होता है ना वो हमेशा पावर के लिए हुआ है। जो हंगर होती है इंसान में पावर के लिए, उसी की वजह से लड़ाई हुई थी। क्योंकि फनी बात यह है कि जर्मनी ने जब पोलैंड पे अटैक किया था ना, मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी यानी कि हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया था ताकि उसको कंट्रोल में ले सके। तो बाद में ये पता चला था कि उनका सीक्रेट एक पैक्ट साइन हुआ था, उसका नाम भी था मोलोतोव रिबेनट्रोप पैक्ट, जो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ साइन किया था कि भाई पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे हम दोनों, सोवियत यूनियन और जर्मनी। अब सोवियत यूनियन कहाँ एलाइज की तरफ था और कहाँ जर्मनी जो था वो अगेंस्ट में था, तो वो तो बाद में इनके दोनों के मतभेद हो गए, तो वर्ल्ड वॉर में दोनों अलग अलग साइड पे खड़े हो गए। वरना जर्मनी और ये सोवियत यूनियन पूरा हिसाब बना के बैठे थे कि पोलैंड को कैसे बीच में से बांटेंगे तोड़ के, एक ईस्ट से जाएगा एक वेस्ट से जाएगा और पोलैंड जो है वो हिस्सों में बांट लेंगे। तो हीरो और विलन जैसा तो कुछ है नहीं, ये तो आपको क्लियर कट दिख गया। बस सर्कमस्टेंसेस की बात होती है और कौन ज्यादा अच्छे से लड़के जीत गया उसकी बात होती है। बस उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन हीरो है कौन विलन है। खैर मेन चीज पे आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते कि इस टाइम वर्ल्ड वॉर 3 के सर्कमस्टेंसेस क्यों बन रहे हैं, ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ। जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, उस टाइम भी एज सच किसी को पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 इतनी बड़ी इंटेंसिटी का हो जाएगा, कि इतनी बड़ी इंटेंसिटी कि उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें इतनी तेजी से एस्केलेट हुई कि कोई इमेजिन ही नहीं कर पाया कि एकदम से क्या हो गया। इनफैक्ट जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया था, ऑस्ट्रिया को उसने इन्वेड कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, और उसके बाद उसने अटैक किया था पोलैंड के ऊपर। बीच में फिर चेकोस्लोवाकिया भी था, फिर पोलैंड पे उसने अटैक किया था। तो ना तो जर्मनी की लड़ाई सीधे यूएसए से हुई थी, ना यूके से हुई थी, ना यूएसएसआर से हुई थी, सीधे सीधे किसी से भी लड़ाई नहीं हुई। तो फिर उन्हें भी थोड़ी ना पता था कि सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाएगा। तो उन्होंने पोलैंड पे अटैक किया और उससे पहले वो 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज पे ऑलरेडी इन्वेड करके उन्हें अपने कब्जे में कर चुके थे और उनसे जीत रहे थे। लेकिन जिस टाइम उन्होंने पोलैंड पे अटैक किया तो ये चीज समझ में आ गई थी कि जर्मनी रुकने नहीं वाला। उधर साइड में जिस टाइम पे जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, तो दूसरी साइड इटली था, एक कंट्री जिसने कुछ और छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं जैसे यूथोपिया वगैरह, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये इटली हो या जर्मनी हो, ये अटैक क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोनों को ही ब्रिटेन और फ्रांस, पूरी दुनिया में या तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी या फिर फ्रांस की कॉलोनीज थी। तो उनको ऐसा लगता था कि भाई ये दोनों कंट्रीज हैं, यही पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करते हैं, पूरी दुनिया में इनकी चलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी यूरोप के कंट्रीज हैं और हम भी पावरफुल हैं और हमारे भी अपना कल्चर है, तो ये ब्रिटिशियर्स और इनकी फ्रेंच की नहीं चलेगी, हमारी भी चलेगी। तो जर्मनी और इटली का ये एक तरीके से एम्बिशन था, सपना था कि भाई वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, उनकी भी चलनी चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने सीधे पोलैंड पे अटैक किया और धीरे धीरे वो यूरोप में ही अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, इटली और वो दोनों। अब ये बात जब पोलैंड पे जर्मनी ने अटैक कर दिया, तो उससे पहले भी कुछ कंट्रीज पे अटैक किया था, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। यूएसए ने भी कुछ खास नहीं किया और ब्रिटेन और फ्रांस जो पावरफुल कंट्री थे उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। इनफैक्ट जिस टाइम पे पोलैंड पे अटैक हुआ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो उस टाइम पे जर्मनी के साथ यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन। अभी बताया ना मैंने आपको, उन दोनों ने मोलोतोव और रिबेनट्रोप पैक्ट साइन किया था आपस में कि भाई हम पोलैंड को बांट लेंगे। तो वर्ल्ड वॉर तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब पोलैंड पे अटैक हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है, इनको ये रियलाइजेशन हो गई कि भाई जर्मनी ना तो रुकेगा, क्योंकि उसकी जो एम्बिशन है वो पूरे यूरोप को डिफीट करने की है, और यूरोप को डिफीट करने की है तो ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही इसमें चढ़ेंगे, इसमें दोनों लड़ाई में झगड़े में आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई काल करे सो आज कर, अब ये रोका तो जा नहीं सकता, तो उन्होंने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। यूएसए अभी तक वॉर में नहीं है और सोवियत यूनियन भी वॉर में नहीं है, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे। ब्रिटिशर्स और फ्रांस भी थे और जर्मनी भी थे, लेकिन वो दोनों वो सब आए नहीं, तो वर्ल्ड वॉर कहीं से कहीं तक था नहीं। यही आज करंट सिनेरियो है।
रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन को पीछे से यूएसए सपोर्ट करता है, यूक्रेन को नेटो कंट्रीज सपोर्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारे कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली रशिया से लड़ नहीं रहे हैं और ऐसे ही रशिया उनसे लड़ नहीं रहा है। यही सिचुएशन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में भी थी, जब जर्मनी आगे इन्वेजन बढ़ा रहा था। आज रशिया इन्वेजन कर रहा है। देखो सही कौन है गलत कौन है वो मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ कि हीरो विलन की बात आएगी तो सब विलन निकल जाएंगे सब। बस मैं आपको एनालिसिस और सर्कमस्टेंसेस की सिचुएशन बता रहा हूँ। आज रशिया यूक्रेन को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसको गंवाने के मतलब उससे नहीं हारना चाहता, किसी भी तरीके से उससे हार एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा क्योंकि पीछे से यूएसए और नेटो कंट्रीज का सपोर्ट है। सेम ही सिचुएशन जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और ये बात ब्रिटेन और फ्रांस को पता चल गई कि जर्मनी रुकेगा नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं पोलैंड को बचाने के लिए, पोलैंड नहीं सिर्फ पूरे यूरोप को बचाने के लिए जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आज रशिया के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो है सीधे साथ अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक चिंगारी लगती है और पूरा वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर करा, ठीक है, यूएसए फिर भी बीच में नहीं आया वॉर के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक गलती हिटलर ने करी जो मेजर गलती थी। उसने क्या किया कि जहां सोवियत यूनियन उसके सपोर्ट में था कि भाई पोलैंड को हम बांट लेंगे, उसने सोवियत यूनियन को ही धोखा दे दिया। उसने सोवियत यूनियन पे ही इन्वेजन कर दिया कि भाई इनको कुछ नहीं देंगे हम, ये फालतू के लोग हैं, इन्हें पसंद नहीं करते हम, वैसे भी कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट बेवकूफ़ आइडियोलॉजी है, ऐसा हिटलर मानता था। तो हिटलर ने जब यूएसएसआर पे अटैक किया तो बाय फोर्स जो कंट्री सोवियत यूनियन जो जर्मनी के साथ दोस्ती में खड़ा था या फिर उसके साथ पैक्ट साइन कर रहा था, वो एलाइज के साथ आ गया और जर्मनी का बिल्कुल कट्टर दुश्मन बन गया। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इंडिया किसी के साइड नहीं खड़ा या फिर ऑस्ट्रेलिया किसी के साइड नहीं खड़ा या फिर ये मान लो कि रशिया और चाइना जो है वो एक साथ है या यूएसए जो है वो उनके अगेंस्ट में है, तो 2 मिनट लगते हैं सिर्फ, और कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है एकदम से ही सारा कुछ पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन के रियल टाइम में किसका फ़ायदा किधर की साइड पे हो रहा है। सोवियत यूनियन को कभी ये रियलाइजेशन भी नहीं थी कि जर्मनी उनको धोखा दे देगा, हिटलर धोखा दे देगा, और हिटलर ने धोखा दे दिया। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर इसने वर्ल्ड वॉर 2 की शेप लेनी शुरू कर दी और ये कुछ ही छोटे से टाइम के अंदर हुआ। फिर भी सोवियत यूनियन को धोखा मिलने के बाद, ब्रिटेन और फ्रांस के जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर करने के बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। यूएसए फिर भी जो है अलग ही था, बाहर ही था। लेकिन फिर क्या हुआ, उधर जर्मनी और इटली जो है वो अपने लालच या अपने जो भी उनकी एम्बिशन थी उसके हिसाब से वो यूरोप पे अटैक कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो भी वॉर में आ चुके हैं, यूएसएसआर भी आ चुका है, सोवियत यूनियन। दूसरी साइड जापान ने भी सोचा कि अच्छा मौका है भाई, और हम क्या करते हैं, हम चाइना के ऊपर एग्रेशन बढ़ा देते हैं और चाइना से होते होते नीचे जाएंगे पैसिफिक रीजन में जहाँ पे वियतनाम वगैरह कंट्रीज़ हैं और कोरिया वगैरह हैं, उनको भी कब्जा लेंगे। जापानीज़ वगैरह अपने इंडिया के भी नॉर्थ ईस्ट के आगे वाले पार्ट पे उन्होंने काफ़ी हद तक वो आ ही गए थे, तो जापानीज़ को लगा कि बढ़िया मौका है। वही करंट सिनेरियोज आज पूरे कंट्री दुनिया में भी है। चाइना जो है वो ताइवान को हमेशा नज़र में रख के बैठता है कि भाई कब हम चाइना से ताइवान को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर इन्वेजन कर दें। उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बिल्कुल लठ लेके तैयार खड़े रहते हैं। इंडिया जो है वो भी मौका नहीं छोड़ेगा पीओके को अपने में मिलाने का, पर चलो इंडिया की बातें नहीं करते और पाकिस्तान की बातें भी नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं। तो जैसा ये सिनेरियोज आज के हैं वैसे ही कुछ वहाँ के थे। जापान को भी लगा कि भाई हमें भी एग्रेशन करना चाहिए और जापान ने भी एग्रेशन शुरू कर दिया। जब जापान ने इन्वेजन का एग्रेशन शुरू करा तो जापान को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने कुछ स्टेप्स लिए। हालांकि यूएसए सिर्फ दूर दूर से स्टेप्स ले रहा था, वो औरों के लिए भी ले रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए भी, ब्रिटेन फ्रांस इनके सपोर्ट में भी ले रहा था, जापान के लिए भी उसने ले लिए। उसने जापान पे सैंक्शंस लगा दिए। एक्चुअली जापान का जो ऑयल आता था, और उस टाइम ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वॉर लड़ने के लिए, हर तरह की इंडस्ट्री चलाने के लिए, सब कुछ वो ऑयल से ही चल रहा था। तो 80% सप्लाई जो है वो यूएसए से होती है जापान की। उसने सैंक्शंस लगाए तो जापान का ऑयल चला गया। फिर जापान ने डिसाइड करा कि पीछे तो हम हटेंगे नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, इंडोनेशिया और ये जो कंट्रीज़ है ना जिनके पास तेल है, ऑयल है, इन पे हम कब्जा कर लेते हैं। जापान की ये अंडरस्टैंडिंग थी। जापान के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने सोचा कि अगर हम पैसिफिक रीजन में यानी कि इंडोनेशिया या बाकी के कंट्रीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यूएसए बहुत हाई चांसेस है कि यूएसए इंटरफेयर करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यूएसए का एक नवल बेस हुआ करता था उस टाइम पे पैसिफिक रीजन में ही, इसी रीजन में ही, पर्ल हार्बर, जिसके बारे में सुना होगा आपने। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, यूएसए जो जापान से बिजनेस डीलिंग करता था, भाई तेल दे रहे हो उससे तो तुम्हारी बिजनेस तो है ही ना, ट्रेड तो तुम करते ही थे ना, आपस में बहुत कट्टर दुश्मन नहीं थे। लेकिन जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो यूएसए का तो मतलब दिल दहल गया कि भाई हमने तो किसी पे अटैक नहीं करा, हम किसी को लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, हम पे अटैक हो गया हमारे सोल्जर्स। और सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से
यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करा और सीधे सीधे वो वॉर में हो गए। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जापान जो सीधे सीधे इटली और जर्मनी के साथ जुड़ा हुआ था, उसने जर्मनी और इटली को बोला कि भाई तुम यूएसए के ऊपर वॉर डिक्लेयर करो। हालांकि यूएसए का भी जर्मनी और जापान के इटली के साथ वॉर नहीं था, लेकिन जापान कहीं ना कहीं चाहता था कि तुम डिक्लेयर करो वॉर यूएसए के साथ, क्योंकि उसने हमसे लड़ रहा है, वो यूएसए हम पे सैंक्शंस डाल रहा है। जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया जबकि उसको कोई जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे यूएसए और जर्मनी का भी वॉर हो गया, जहां कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री का प्रॉपर दुश्मन था ही नहीं। वहां हर कोई अपनी अपनी साइड चूज करने पे मजबूर हो गया। आज की डेट में इजराइल ईरान की लड़ाई हो रही है, तो मजबूरन रशिया और चाइना जो है डिप्लोमेटिकली वो ईरान के पीछे खड़े हुए हैं। इजराइल के पीछे यूएसए खड़ा हुआ है और सीधे सीधे यूएसए वार्न कर रहा है, और ईरान भी यूएसए को वार्न कर रहा है कि इजराइल के अंदर जो यूएसए के अगर कोई बेसिस है तो उन बेसिस को हम उड़ा देंगे अगर यूएसए ने इंटरफियर किया। वही तो जापान ने किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उस टाइम पे भी जापान ने वही तो किया था, यूएसए के नवल बेस पे अटैक किया था। ऐसे ही आज ईरान धमकियां दे रहा है। अगर किसी दिन एक छोटा सा अटैक ईरान ने कर दिया नवल बेसिस पे या फिर किसी भी यूएस बेस पे, तो यूएसए फिर ईरान से उस चीज़ का रिवेंज कह लो या उस चीज़ का जो भी है 101% उसको एक्शन में लेगा। सिचुएशन बिल्कुल जो पैटर्न्स हैं वो इतने ज़्यादा मैच खाते हैं वर्ल्ड वॉर 3 से कि सिर्फ 1 या 2 घंटे में पूरी की पूरी सिचुएशन पलट सकती है। आज हमें लगता है कि चलो भाई इनके कॉन्फ्लिक्ट उनके कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वॉर तो मतलब ये लंबे चल ही रहे हैं, लेकिन कब ये वॉर एकदम से पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। और अगर किसी को ये लगता है कि भाई एक दूसरे से बिजनेस करते हैं कंट्रीज़, बिजनेस की डिपेंडेंस है, तो जो लड़ाई है वो वर्ल्ड वॉर आपको भी कभी नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि चाहे वर्ल्ड वॉर 1 उठा के देख लो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 उठा के देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 का तो मैंने आपको एग्जांपल ही दिया कि जापान और यूएसए तो आपस में बिजनेस भी करते थे। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 में भी जो ओटोमन एम्पायर था, तो ब्रिटिशर्स उनके शिप्स बना के देते थे, उनकी आर्मी को मॉडिफाई करते थे, मॉडर्नाइज करते थे ब्रिटिशर्स। और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स और ओटोमन एम्पायर कट्टर दुश्मन हो गए थे, जो एक दूसरे के मतलब वेपन्स बनाने में और आर्मी को तगड़ा करने में हेल्प कर रहे थे। मेन चीज़ पता है क्या है? मेन चीज़ ये है कि किसी भी कंट्री को आप उस लिमिट तक पुश मत करना कि वो फिर कुछ भी करने पे मजबूर हो जाए। जैसे अगर इजराइल है, अब इजराइल ने ये साफ साफ धमकी दी भी है कई बार कि अगर उसके एग्जिस्टेंस पे कभी सवाल आया, कि इजराइल के एग्जिस्टेंस पे सवाल आया, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं दुनिया में जो नहीं बचेंगे। जब एग्जिस्टेंस पे सवाल आता है ना, तो कंट्री कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। और ईरान और इजराइल के इस टाइम पे करंट सिनेरियो को देखते हुए ईरान जो कहता है कि जियोनिस्ट रजीम जो है ये, उसको हम खत्म कर देंगे, एग्जैक्टली सेम पैटर्न सेम है। जब ये पता चल जाएगा कि भाई वॉर इनएविटेबल है, वरना हमारा सर्वाइवल नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो वही सिनेरियो हो जाता है जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर करा, क्योंकि उनको समझ आ गया कि जर्मनी रुकेगा नहीं, वो पूरे यूरोप को डिफीट करना चाहेगा। तो रशिया हो, यूक्रेन हो, और इसराइल, ईरान हो, और बाकी जो दुनिया में चल रहा है, वो सारे मिला के कब एक चिंगारी लग जाए, जो लाइटर होता है ना जब गैस जलाते हैं हम, तो कब एक चिंगारी लग जाए कोई भरोसा नहीं है। होपफुली बस डी एस्केलेशन हो हर जगह पे और थोड़ा पीस आए, क्योंकि इस बार अगर वॉर हो गया तो अगला वॉर जो है फिर हम ऐसे ही है बस छुरे चाकू से लड़ेंगे, छुरे चाकू चम्मच वम्मच से, लकड़ी डंडे वंडे से, बड़े बड़ी मशीनों से लड़ने लायक तो बचेंगे नहीं न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के बाद। होपफुली ऐसा नहीं होगा, एवरीथिंग विल गो गुड।